हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं जेपी सुतार आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आपका स्वागत करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास शुरू कर रहे हैं हम प्रश्नावली 5 का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पैनल पर। नंबर 1 पैनल में हम प्रश्नावली का नाम तथा कक्षा विषय इस प्रकार से देख पा रहे हैं। 9वीं कक्षा के गणित विषय की प्रश्नावली 5 है जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। सबसे पहले इसमें हमें ज्यामिति का अर्थ पता होना चाहिए कि ज्यामिति किसे कहते हैं। ज्यामिति का अर्थ होता है जमीन का मापना। ज्यामिति का तात्पर्य होता है जमीन का मापना। तो जमीन को मापने का जो प्रोसेस है वो उनकी ज़रूरत है जो पुरानी सभ्यताओं में भी देखने को हमें मिलती है। जैसे मिस्र में जब नील नदी में बाढ़ आ जाती थी तो खेतों को वापस मापने के लिए वहाँ पे ज्यामिति या मापन की ज़रूरत होती थी। पुरानी सभ्यताओं की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि मिस्र, चीन, भारत, यूनान, इनकनास आदि में भी हमें ज्यामिति की ज़रूरत नज़र आती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ज्यामिति का उपयोग खेत, मकान, गलियां, ईंट, औजारों को मापने हेतु किया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ज्यामिति का जो उपयोग है वो वैदिक काल में भी इसकी उपयोगिता थी या इन ज्यामिति की जरूरत थी। वैदिक काल में अग्निकुंड तथा वेदिकाएं और बैठने के स्थान निर्धारित करने के लिए ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था। अर्थवेद में जो श्रीयंत्र बना हुआ है, श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ 9 तो मुख्य समद्विबाहु त्रिभुज और 43 पूरक समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। वहां पे भी उनको मापने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला जो ज्ञान था वो था ज्यामिति। जैसा कि आप यहाँ पे श्रीयंत्र देख पा रहे हैं, इस यंत्र में जो ये वैदिक काल से आज से हजारों वर्ष पहले जो वैदिक काल था, उस काल में भी इस प्रकार की विद्या लोगों के पास थी या इस प्रकार की विद्या का उन्हें आवश्यकता हुआ करती थी। इस प्रकार की विद्या उनके पास उपलब्ध भी थी और वो इनका उपयोग भी करते थे। अब देखिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पैनल पर। इस पैनल पर की जो जानकारी है वो अपने नोट कॉपी में लिख कर जरूर रखें। इस पैनल में हम पढ़ने वाले हैं ज्यामिति का से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। ज्यामिति का प्रयोग तो प्राचीन काल में होता था लेकिन इनका प्रयोग जो था वो अव्यवस्थित था और आगे की पीढ़ियों में केवल मौखिक माध्यम से ही बताया या सिखाया जाता था, यानी उनके पास कोई लिखित प्रमाणित पुस्तकें उपलब्ध थी नहीं। फिर एक महानुभाव इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं जिनका नाम था यूक्लिड। इसका मतलब हम विश्लेषण कर रहे हैं अपनी प्रश्नावली के नाम के बारे में। अपनी प्रश्नावली का नाम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है। इसका मतलब हम यहां तक पहुंच गए थे कि यूक्लिड कौन थे, यूक्लिड क्या चीज है। यूक्लिड एक महानुभाव यानी एक गणितज्ञ का नाम है जिनकी फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है, यानी ज्यामिति के पिता इन्हें कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम एक सर्किल के द्वारा हम समझते हैं कि इन महानुभाव का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है यूक्लिड। इनका जन्म 325 ईसा पूर्व में हुआ और ये 265 ईसा पूर्व तक जिंदा थे। इन्होंने अपने पूर्व के गणितज्ञों द्वारा दिए गए ज्ञान को व्यवस्थित किया था। ये गणित के शिक्षक हुआ करते थे और इन्होंने एलिमेंट नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। एलिमेंट में 13 अध्याय थे। एक अध्याय का तात्पर्य पुस्तिका था, यानी एक पुस्तिका को इन्होंने अध्याय नाम दिया और इस प्रकार की 13 पुस्तिकाएं इन्होंने लिखी थी। ये अलेक्जेंड्रिया शहर के निवासी थे और इन्होंने अपने पूर्वज गणितज्ञ जैसे पाइथागोरस, जिन्होंने 572 ईसा पूर्व में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के आपसी संबंध की प्रमेय के रूप में बताया था, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाली जो प्रमेय दी थी, उस प्रमेय का भी इन महानुभाव यूक्लिड जी ने अपने ग्रंथ एलिमेंट्स में व्यवस्थित करके लोगों के सामने रखा था, ताकि ये ज्ञान मौखिक रूप से आगे न बढ़ाया जाए, लिखित रूप में प्रमाणित और व्यवस्थित ज्ञान इन्होंने
यहाँ प्रस्तुत किया था। अब देखिए, ये जो अलेक्जेंड्रिया शहर है ये मिस्र देश में है, जो मिस्र देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे ये गणित के शिक्षक हुआ करते थे, इनका नाम यूक्लिड था और 325 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 265 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपने पूर्व के गणितज्ञों द्वारा दिए गए ज्ञान को व्यवस्थित किया। इन्होंने एलिमेंट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसमें 13 अध्याय थे, प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य पुस्तिका है। इनके पूर्वज पाइथागोरस, जिन्होंने 572 में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के आपसी संबंध के प्रमेय के रूप में बताया, इनका भी ज्ञान लिखा था। यूनानी गणितज्ञ थे थेल्स, ये जो पाइथागोरस है इनके गुरु थे थेल्स, यूनानी गणितज्ञ थे, जिनका जन्म भी 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल था। इन्होंने जो प्रमेय दी थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है, इस प्रकार का जितना भी जो पूर्व गणितज्ञों द्वारा दिया गया जो ज्ञान था, इस ज्ञान को इन महानुभाव जी ने यानी यूक्लिड महोदय जी ने एक पुस्तक के रूप में लिखित प्रमाणित ज्ञान व्यवस्थित किया, जिसका नाम उन्होंने एलिमेंट रखा और 13 अध्यायों में इसका विभाजन किया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ यूक्लिड नाम से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब हम इन यूक्लिड जी को यहाँ से विदाई दे देते हैं। आगे हम बात करेंगे इस प्रश्नावली के दूसरे नाम ज्यामिति के बारे में। देखिए, ज्यामिति नाम का तात्पर्य, ज्यामिति नाम यूनानी भाषा से जुड़ा हुआ है, जिसका जो ये मैच है ये दो नामों से मिलकर बना है। एक नाम जियो और दूसरा नाम मीट्रीन। जियो नाम का तात्पर्य होता है पृथ्वी या भूमि बोल दो आप, और मीट्रीन का तात्पर्य होता है मापन। कहने का मतलब जो हमने पहली शुरुआती स्लाइड में हमने पढ़ा था कि ज्यामिति का तात्पर्य होता है भूमि का मापन, ये हम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए, ये अब यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में आए हुए दोनों नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यूक्लिड नाम का भी हमने जिक्र कर लिया, ये गणितज्ञ थे और मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया शहर में जन्मे थे। इन्होंने अपने पूर्वजों के यानी पूर्वज गणितज्ञ यानी इनके जीवन से पहले के गणितज्ञ ज्ञान को इन्होंने एलिमेंट नामक पुस्तक में व्यवस्थित किया था। इस प्रकार की बातें हम इस पैनल पर कर चुके हैं। इस स्लाइड को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे की स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगरिताएं और अभिधारणाएं। यानी यूक्लिड महोदय जी ने किस प्रकार क्या परिभाषाएं दी, क्या अभिगरिताएं दी और क्या अभिधारणाएं दी, इनके बारे में हम इस स्लाइड में बात करने वाले हैं। यूक्लिड महोदय जी की सबसे पहली परिभाषा है ठोस, यानी ठोस किसे कहा जाता है, उसको यूक्लिड महोदय जी ने इस प्रकार बनाया है कि बताया है कि इनका आकार होता है, स्थिति होती है और कुछ माप होता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इनकी परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती है। परिसीमाएं मतलब, परिसीमाएं का तात्पर्य होता है इनका अंतिम बिंदु, यानी सीमा जो होता है, जो छोर होता है, वो पृष्ठ कहलाती है। ऐसा इन्होंने ठोस की परिभाषा को बताया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ होती है, उस पृष्ठ को किस प्रकार से परिभाषित किया है। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बातें आ रही है वो बातें एक जटिल परिभाषा के रूप में आ रही है। ये जटिलता हम ऐसे समझ सकते हैं कि पृष्ठ क्या होता है, एक सीधा पतरा होता है, जैसा अपना कपड़ा होता है या कोई चादर होती है, उस प्रकार की जो वस्तु होती है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है, वो पृष्ठ कहलाती है। और पृष्ठ की परिसीमाएं यानी पृष्ठ का जो अंतिम छोर या अंतिम बिंदु होता है वो वक्र या सीधी रेखा होता है। वक्र का मतलब होता है, जैसे अपनी स्क्रीन पे ये लाइनें खींची जा रही है, ये वक्राकार है यानी घुमावदार है। और सीधी रेखा, अब जो स्क्रीन पे आप रेखा देख पा रहे, ये सीधी रेखा है, एक ही दिशा में गमन कर रही है। तो एक पृष्ठ की जो परिसीमा है वो वक्राकार भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ की जो सीमा है वो वक्राकार है, जैसे ये अपना पृष्ठ, ये वक्राकार पृष्ठ है। और अगर ऐसा पृष्ठ हो तो इसकी जो परिसीमा है वो सीधी रेखा होती है। तो वक्र की, पृष्ठ की जो परिसीमा है वो सीधी या वक्र रेखाएं हो सकती है। अब इन महोदय जी के द्वारा बताई गई रेखाओं की परिभाषा इस प्रकार से थी कि एक पृष्ठ के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है। यानी रेखाएं क्या करती है, पृष्ठ के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है। इनकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये बॉक्स बनाने के लिए जो लाइनें खींची गई है वो भी एक प्रकार से रेखाएं ही है। इनकी मोटाई होती तो है, लेकिन
गणित के तथ्यों में इसकी मोटाई शून्य मानी जाती है, यानी मोटाई न के बराबर मानी जाती है। और मोटाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। इनकी परिसीमाएं बिंदु होती है, यानी कोई भी लाइन होती है, इसका जो अंतिम छोर होता है वो एक बिंदुवत होता है, एक बिंदुवत होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैनल पर। आप इस पैनल की सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और समझ में आपको आया है उस हिसाब से दोबारा से आप अपने अनुभव के आधार पर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते पैनल नंबर 4 में हम बात कर लेते हैं, एक सारणी से हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति की जो विमाएं हैं वो किस प्रकार से है। यूक्लिड की ज्यामिति की विमाएं मतलब जो ज्यामितियां बताई है उसमें किस प्रकार की बातें इसमें की गई है। ठोस जो आकृति होती है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। पृष्ठ होता है एक पतली, एक पत्ती सी होती है, जैसे अपना कपड़ा होता है, चद्दर होती है, या कोई सबसे पतली कोई वस्तु होती है जो एक कपड़े की नुमा होती है, उसमें उसे पृष्ठ कहते हैं, जिसकी लंबाई तो होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई उसकी नहीं होती। रेखा होती है जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस रेखा की लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई इसकी नहीं होती है। बिंदु होता है, बिंदु की न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है। इस प्रकार से देखिए, हम ठोस से पृष्ठ, पृष्ठ से रेखा, रेखा से बिंदु की तरफ बढ़े तो एक एक विमा कम हुई। ठोस में 3 विमाएं थी, पृष्ठ में 2 ही थी, रेखा में 1 ही विमा थी और बिंदु में कोई भी विमा नहीं थी, तीनों ही गायब थी। इस प्रकार हम विमीय लुप्तता को जो यूक्लिड है, यूक्लिड जी ने एलिमेंट की पुस्तक 1 में 23 परिभाषाएं देकर बताया, जिनमें से हम कुछ आगे इस पुस्तक में जो दी हुई है उनको लिखकर समझेंगे, जो कि आगे आपको लिखी हुई मिलेगी। यानी जो विमीय लुप्तता हो रही है, यानी ठोस से पृष्ठ रेखा की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें एक एक विमा यहाँ पे लुप्त होती नजर आ रही है। इस प्रकार की विमीय लुप्तता के आधार पर यूक्लिड महोदय ने अपनी एलिमेंट पुस्तक में 23 परिभाषाएं देखकर बताया, जिसमें से कुछ यहाँ दी हुई है। तो एलिमेंट पुस्तक में पुस्तक नंबर 1 है, उसमें 7 मुख्य परिभाषाएं दी गई है। 7 मुख्य परिभाषाओं को हम समझ पा रहे हैं कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग मतलब कोई भी बिंदुवत वस्तु है तो उसको और अधिक उसमें हिस्से नहीं किए जा सकते, तोड़े नहीं जा सकते, उसका और अधिक बंटवारा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका और अधिक विभाजन संभव नहीं है। छोटी से छोटी जो ज्यामितीय आकृति है वो बिंदु है। एक परिभाषा ये थी। दूसरी परिभाषा दी, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी हमने पढ़ाई था पीछे रेखा में पढ़ा था कि एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है, वो रेखा कहलाती है। ऐसा यूक्लिड महोदय जी ने परिभाषा के रूप में बताया। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी रेखा होती है, उसका जो अंतिम किनारा होता है वो एक बिंदुवत होता है, बिंदु की रूप में होता है। चौथी परिभाषा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से व्यवस्थित होती है। यहाँ सपाट रूप ये क्या है ये हमें पता नहीं। इस प्रकार की जटिलताएं जो उन्होंने परिभाषाएं बताई उसमें आई हुई है। सपाट का मतलब होता है स्पष्ट। इस प्रकार से बिंदुवत संख्याएं हैं, जो रेखा बनती है वो इस प्रकार से बिंदु 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 बन के ये एक रेखा का रूप लेती है। बहुत सारे बिंदु मिलते हैं एक दूसरे से सीधे तौर पर तो वो रेखा बन जाती है। पांचवी परिभाषा है, एक पृष्ठ जो सरफेस होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी उसकी मोटाई नहीं होती है। छठी परिभाषा है, पृष्ठ के किनारे या जो एज होते हैं वो रेखाएं होती है। जैसे बहुत सारे इस प्रकार की रेखाएं हम खींच देते हैं इस प्रकार से, तो वो रेखाएं क्या हो जाती है, पृष्ठ बन जाती है। बहुत सारी रेखाएं ऐसे अगर खींच देते हैं सीधी 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 तो वो क्या बन जाता है, एक पृष्ठ बन जाता है। और पृष्ठ का जो किनारा होता है वो क्या होता है, एक रेखा ही होता है, यानी पृष्ठ का अंतिम जो बिंदु होता है वो भी एक रेखा ही होता है। सातवीं परिभाषा इस प्रकार से है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं एक सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है।
हमने अभी जिक्र किया ही है कि बहुत सारी रेखाएं अगर सीधी 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 रेखाएं मिल जाए तो एक सरफेस का निर्माण कर देती है, प्लेन सरफेस यानी समतल पृष्ठ का निर्माण करती है। इस प्रकार की ही परिभाषाएं यूक्लिड महोदय जी ने भी अपनी एलिमेंट पुस्तक में लिख के बताई, वो अपनी पुस्तक में आई जिसका हमने अध्ययन किया है। इन परिभाषाओं की नामावलियों को स्पष्ट करने के लिए अनेक पूरक परिभाषाओं की आवश्यकता होती है। यानी यहां देखिए, अगर इन परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें सपाट का पता होना चाहिए कि सपाट क्या होता है, किनारे क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, पृष्ठ की परिभाषा के लिए ये दोनों जरूरी है, सपाट रूप से स्थित होती है, ये सपाट क्या होता है। इस प्रकार की अनेक नामावलियों का हमें पता होना चाहिए। यानी अगर इनको हम थ्योरेटिकल अगर सीधा लिख के ही बताएं तो बहुत सारी बातें इन परिभाषाओं को समझाने के लिए हमें लिख के बतानी पड़ेगी। अतः यूक्लिड जी ने जो परिभाषाएं बताई है इन्हें हम भौतिक प्रतिमानों द्वारा स्पष्ट करते हैं। भौतिक प्रतिमानें जैसे अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं जो ठोस होती है, यानी जिनका आकार और आयतन होता है उन्हें ठोस बोल देते हैं। जिनकी मोटाई नहीं होती, जैसे अपना कपड़ा होता है या चादर होती है या पॉलीथीन की जो पन्नी होती है, वो क्या होती है, एक सरफेस के रूप में होती है, वो एक आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करती है। फिर रेखा होती है, एक सीधी लाइन होती है। इस प्रकार की हम दैनिक प्रक्रियाओं के बारे में ही, दैनिक भौतिक वस्तुओं के बारे में हम समझ के उन परिभाषाओं को सिद्ध करते हैं। अब इस पैनल में हम पढ़ने वाले हैं अभिधारणाएं और अभिग्रहीताओं की परिभाषाएं। ये छोटी सी बात है, सिर्फ परिभाषाएं पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभिधारणाएं क्या थी। हमारी जो ये इंट्रोडक्शन की क्लास है कक्षा 9 की प्रश्नावली 5, जिसका नाम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, इसकी डिजिटल क्लास चल रही है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, 5.1 या 5.2 से संबंधित नहीं है। एक्सरसाइजों को पढ़ने के लिए जो आधारशिला होती है उस आधारशिला का हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। कैसी लग रही है वो कमेंट भी कर दीजिए। ये क्लास हो जाने के बाद हम प्रश्नावली 5.1 और 5.2 का अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही हमें बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अब हम इस पैनल पर अभिधारणाएं और अभिग्रहीताओं की परिभाषाओं का जिक्र कर लेते हैं। अभिधारणाएं क्या होती है, यानी विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित अवधारणाएं या जो मान्यताएं होती है उसे अभिधारणाएं कहा है। यानी यूक्लिड महोदय जी ने जिन मान्यताओं को ज्यामिति से संबंधित माना है उन मान्यताओं को तो उन्होंने अभिधारणाएं बताया। आगे हम कुछ अभिधारणाओं का जो पुस्तक में आई हुए उनका भी अध्ययन करेंगे। अभिग्रहीताएं क्या होती है, यानी सामान्य अवधारणाएं, यानी सामान्यतः जो भी मुख्य मान्यताएं होती है उन मान्यताओं को यूक्लिड महोदय जी ने क्या बताया है, अभिग्रहीताएं बताया है। तो यूक्लिड ने अपनी अभिग्रहीतों, अभिधारणाओं, परिभाषाओं और पहले से सिद्ध की गई प्रमेयों, पहले से सिद्ध बहुत थी। यूक्लिड महोदय जी का जन्म हुआ उससे पहले भी बहुत सारी प्रमेय सिद्ध हो चुकी थी। जैसे हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय भी सिद्ध हो चुकी थी। थेल्स महोदय जी ने भी एक प्रमेय दी थी कि एक वृत्त का व्यास जो है वृत्त को 2 भागों में बांटता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रमेय थी। उन प्रमेयों का प्रयोग करके एक तार्किक श्रृंखला में 465 साध्य या नियम बनाए थे। यानी यूक्लिड महोदय जी ने अपनी परिभाषाओं, अवधारणाओं और मान्यताओं या पहले की जो प्रमेय है उनका उपयोग करके एक श्रृंखला में कितने साध्य बनाए थे, कितने नियम बनाए थे, 465 नियम बनाए थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 465 नियम इन्होंने बनाए थे, जिनमें से एक छोटी सी प्रमेय जो सिद्ध की हुई थी वो इस पुस्तक में लिखी हुई है अपनी। वो ये है कि 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु बेनिष्ठ नहीं हो सकते। यानी अपने पास कोई भी 2 भिन्न रेखाएं होती है, अलग अलग रेखाएं होती है, उन रेखाओं में एक ही बिंदु बेनिष्ठ हो सकता है। कैसे, मान लीजिए अपनी एक ये रेखा है, इस दूसरी रेखा ये है, तो इसका यहाँ पे जो मिलान बिंदु है, यहाँ पे एक ही रेखा, एक ही बिंदु ऐसा है जो बेनिष्ठ है। इसके अलावा कितने भी इसको अनंत तक आगे बढ़ा दो, इसको इस तरफ चाहे कितनी दूर बढ़ा दो, और कोई दूसरा बिंदु इसमें बेनिष्ठ प्राप्त होने वाला नहीं है। वो बिंदु, वो रेखा अगर समांतर है तो बेनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। लेकिन अधिकतम कितने बिंदु बेनिष्ठ हो सकते हैं 2 रेखाओं में? एक ही बिंदु बेनिष्ठ हो सकता है। ऐसा यहां पे हम पढ़ पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में
8 मुख्य अभिग्रहिताएं दी गई। अभिग्रहिताएं क्या है? सामान्य अवधारणाओं का अभिग्रहिताएं का है। सामान्य अवधारणा जो व्यवहारिक धारणा है उन्हें अभिग्रहिता कहा गया है। यहाँ पे कितनी अभिग्रहिताएं अपने पुस्तक में देखने को मिलती है? 8, जैसा कि अपने पैनल की शुरुआत में हमने बात कर ली। सबसे पहले अभिग्रहिता है वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो दूसरी के बराबर होती है। यानी अपने पास ये जो पेन है, ये पेन अगर इस पेन के समान 2 पेन है तो वो जो दोनों पेन है वो भी आपस में बराबर होंगे। 1 किलो का वाट है, 1 किलो के वाट से अगर हम चाहे चाय मापे या चीनी मापे या किसी अन्य पदार्थ को मापे, वो आपस में बराबर होंगे। चाहे 1 किलो के वाट से अगर हम माप लेते हैं एक बार चाय, फिर मापते हैं चीनी, तो इसका मतलब वो चाय और चीनी भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये ऐसी अवधारणाएं जो है वो सामान्य अवधारणा है, यानी अभिग्रहिता है पहली, कि एक वस्तु, वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी अभिग्रहिता है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता होगा। यानी आपके पास एक निश्चित माप की दो बराबर माप की 2 चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 किलो चीनी एक थैले में, दूसरे में 5 किलो चीनी है, 2 थैलों में 5-5 किलो चीनी है, वो दोनों बराबर है। उसमें बराबर माप जोड़ दो। कैसे? 1 किलो दोनों में बराबर जोड़ दो। यानी जो आपके पास बराबर माप था उसमें बराबर जोड़े, बराबरों में बराबर जोड़े, तो अब जो दोनों माप हुए, जो पूर्ण हुए, दोनों जुड़ के वो भी बराबर ही हुए, 6 हो गए दोनों। ये ऐसी इसमें परिभाषा दी गई है। तीसरी परिभाषा है यदि बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल बराबर होता है। वो सेम ही बात कर लेते हैं कि 5-5 किलो चीनी के 2 थैले थे, बराबर माप के थे, दोनों में से बराबरों को घटाया, यानी 1-1 किलो घटाया, दोनों में से बराबर घटाया, यानी बराबर माप थे, बराबर में से बराबर घटाया, यानी 5-5 थे, 5-5 में से 1-1 घटाया, तो जो शेषफल बचे 4-4 वो भी बराबर हुए, शेषफल भी बराबर होते हैं। ये एक अभिग्रहिता यूक्लिड मोदी जी की है। 4 नंबर पे है वे वस्तुएं परस्पर संपाती होती है जो एक दूसरे के बराबर होती है। यानी संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरी रूप से प्रतिस्थापित हो सकने वाली। जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक मोबाइल होता है, उस मोबाइल का माप अगर सेम ही माप का अगर दूसरा मोबाइल है, इसके ऊपर बिल्कुल हूबहू इसके ऊपर रखा जा सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक दूसरे के बराबर है। एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक के ऊपर हम दूसरी पुस्तक रखते हैं, वो एकदम बराबर हिस्से में बराबर आ जाती है, इसका मतलब दोनों पुस्तकें क्या है? बराबर है। यानी संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रखने से पूरी उसको ढक लेती है, न तो एक्स्ट्रा बचती है न ही कम रहती है, वो होती है संपाती। तो अगर जो वस्तु परस्पर संपाती है वो तो बराबर है तभी तो संपाती हुई। संपाती मतलब एक दूसरे को ढक सकने वाली हुई। 5वीं उदाहरण है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यानी कोई भी पूरी चीज होती है वो उसके टुकड़े करने से जो हिस्से बनते हैं उस हिस्सों से हमेशा बड़ी होती है। चाहे किसी भी चीज का उदाहरण ले लो, जैसे मान लीजिए अपने पास एक रोटी है, एक रोटी उसके चाहे 1-2 टुकड़े करो तो भी उन दोनों टुकड़ों से एक रोटी का माप तो बराबर ही है। यानी कोई भी चीज होती है वो अपने हिस्से करने से जो पूरी चीज होती है वो पूरी चीज हमेशा ही अपने हिस्सों से बड़ी ही होती है। अपनी गाड़ी होती है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का एक हिस्सा अगर हम टायर निकाले तो वो टायर एक हिस्सा हुआ, वो उस टायर से गाड़ी बड़ी है। यानी जो हिस्सा है टायर उससे वो जो पूर्ण है गाड़ी वो बड़ी है। इस प्रकार की 5वीं अवधारणा है। आगे 5वीं अवधारणा बहुत सारे प्रश्नों में काम आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये जो है 5वीं अवधारणा है, इसको आप गहराई से समझ के लिखें। 6ठी अवधारणा है एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। यानी कोई भी सेम वस्तु है अपने पास, मान लीजिए एक मोबाइल है, एक मोबाइल के हम 2 मोबाइल बनाते तो दुगुने क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। जैसे 1 किलो का वाट है या एक लीटर का अपने पास कोई बर्तन है, उस 1 लीटर में अगर एक बाल्टी में तो हम 2 लीटर डालें, उसका दुगुना करके डालें, दूसरी में भी उसका दुगुना करके डालें। यानी एक वस्तु थी अपने पास लीटर, उसका दुगुना किया, एक बाल्टी में उसका दुगुना डाला, दूसरी में भी दुगुना डाला, तो जो दोनों बाल्टियों का जो माप है वो समान है। ऐसी बात इसमें 6ठी
जो अभिग्रहिता इसमें की गई है कि एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। हाँ, एक वस्तु अपने पास लीटर है, 1 लीटर का कोई बर्तन है, उसमें उसके दुगुने कर रहे हैं हम, एक बाल्टी में 2 डाल रहे हैं, दूसरी बाल्टी में भी 2 डाल रहे हैं। इसका मतलब जो दोनों जो बाल्टी है उसमें माप जो है वो बराबर बराबर आएगा, 2-2 लीटर माप आएगा, चाहे वो दूध हो या पानी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 7वीं अभिग्रहिता है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब वो वापस उस लीटर की बात कर लेते हैं। एक अपने लीटर का बर्तन है, उस बर्तन में से अगर हम आधा करके एक बाल्टी में डालें और आधा करके दूसरी बाल्टी में डालें तो दोनों बाल्टियों में क्या आएगा, समान माप आएगा। ऐसी ये 7वीं अभिग्रहिता है। 8वीं अभिग्रहिता है वो 5.1 अभिग्रहिता के तौर पे दी गई है, यानी अवधारणाओं की एक पूरक बात की गई है, यानी जो ज्यामिति से संबंधित है उसी को एक सामान्य अवधारणा भी मान लिया, अभिग्रहिता मान लिया। इस प्रकार से दी गई है, दिए गए 2 बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी हमारे पास अगर कोई 2 बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं से हम अगर रेखा खींचना चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई और अन्य रेखा हम नहीं खींच सकते। एक रेखा ही हम 2 बिंदुओं से होकर खींच सकते हैं। ये एक ही विकल्प होता है जो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम ऐसे खींचें तो भी वो एक बिंदु से तो चली जाएगी, दूसरी से नहीं जाएगी। ऐसे खींचे तो इस बिंदु से चली जाएगी लेकिन इससे नहीं जाएगी। इस प्रकार से ये 7वीं अभिधारणा जो है वो ऐसे लिखी गई है कि दिए गए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यानी एक यूनिक रेखा ही खींची जा सकती है, यानी वो फिक्स रेखा होगी जो दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमें मिलने वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगले स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक की 5 मुख्य अभिधारणाओं की। 5 मुख्य अभिधारणाएं पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसका हम इस स्लाइड में बात करने वाले। मुख्य अभिधारणाएं क्या होती है? ज्यामिति से संबंधित अवधारणाएं या ज्यामिति से संबंधित जो नियम होते हैं वो अभिधारणाएं कहलाते हैं। जैसा हमने परिभाषाओं में पिछले पैनल में हमने पढ़ा था। अभिधारणा 1 नंबर ऐसे दी गई है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभी हमने जो अभिग्रहिता पढ़ी है 5.1, सेम टू सेम वो यही बात है, लेकिन वो अभिग्रहिता थी क्योंकि वो सामान्य बात थी, ज्यामिति से संबंधित नहीं थी। ये अभिधारणा है क्योंकि ये ज्यामिति से संबंधित आ गई। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ऐसा इसमें लिखा गया है। एक कोई बिंदु होता है उस और कोई दूसरा अन्य बिंदु होता है तो उससे एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। हम अगर दूसरी रेखा सीधी खींचें तो वो इन दोनों बिंदुओं से होकर नहीं जाएगी, ऐसी बात इसमें लिखी गई है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरी अभिधारणा क्या है। 5 अभिधारणाएं पढ़ेंगे। इस पैनल की शुरुआत में हमने बात कर ली। 5 अभिधारणा अपनी पाठ्य पुस्तक में आई हुई है। दूसरी अभिधारणा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि अपने पास कोई रेखा है, ऐसे शांत रेखा है। शांत रेखा को आजकल अपनी गणित की परिभाषा में रेखाखंड कहा जाता है। इस शांत रेखा को हम चाहें तो अनिश्चित रूप से आगे इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी आगे अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसमें लिखा गया है कि इस शांत रेखा को, जो अपनी शांत रेखा थी, इस शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आप आगे और बढ़ा सकते हो, यहां से आगे और बढ़ाया जा सकता है, ऐसी यहां पे लिखी गई है बात। अब अगली जो अभिधारणा है 3 नंबर, वो क्या है? किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी यहां पे इस स्क्रीन पे आपको बहुत सारे बिंदु आप यहां देख पा रहे हो। इनमें से किसी भी बिंदु को, आपकी जो मर्जी, उस बिंदु को आप केंद्र मान सकते हो और जितनी मर्जी आपकी, आप उतनी मर्जी की त्रिज्या लेकर आप वृत्त खींच सकते हो। ऐसी यहां पे कोई भी बिंदु ले लो, कितनी भी त्रिज्या ले लो, आप अनंत वृत्त खींच सकते हो। ये एक अभिधारणा थी। इस प्रकार की बात यूक्लिड महोदय जी ने अपनी अभिधारणा
3 में बताई है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये कक्षा 9 की प्रश्नावली 5 से संबंधित प्रारंभिक बातें हैं जो आगे की एक्सरसाइजों में हमें काम आने वाली है। एक्सरसाइजें 5.1 मतलब अपनी बिंदुवत प्रश्नावलियों में काम आने वाली है। आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं और आपको अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो चौथी अभिधारणा है वो ये है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी समकोण चाहे वो आड़ा टेढ़ा तिरछा आगे पीछे छोटा बड़ा कितना ही बनाए, वो तो 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का ही है, वो बराबर होते हैं। पांचवी अभिधारणा, चौथी अभिधारणा के बाद पांचवी अभिधारणा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अभिधारणा है और सबसे बड़ी भी है, उसको थोड़ी गहराई से समझना है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सबसे अभिधारणा है। तो देखते हैं कि क्या यहां पे बताया जा रहा है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों अंतःकोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों रेखाएं निश्चित रूप से ही अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती है जिस ओर योग दो समकोण से कम होता है। यहां पे देखिए, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अन्यथा दोबारा पढ़ के इसको चेक कर देखिए क्या लिखा है। यदि यदि एक सीधी रेखा, कोई भी एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, मान लीजिए कि अपनी ये दो सीधी रेखाएं हैं, यहां पे आपको दो सीधी रेखाएं लेनी है। मान लीजिए कि एक सीधी रेखा ऐसे खींच ली और दूसरी सीधी रेखा ये ऐसे खींच ली, दो सीधी रेखाएं। इन दोनों सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा इस प्रकार गिरे कि, मान लीजिए कि ये तीसरी सीधी रेखा इस प्रकार गिरे कि इन दोनों अपने एक ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। यानी अगर इस कोण का और इस कोण का माप मापे, इन दोनों कोणों का माप मापे, तो ये अगर 180 डिग्री से कम होता है तो ये रेखाएं अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये निश्चित रूप से उस दिशा में मिलेगी जिस ओर इस कोणों का योग यानी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम है, उसी दिशा में ये रेखाएं एक दूसरे से मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई। यानी दो सीधी रेखाएं इस प्रकार से होती है, उन दोनों सीधी रेखाओं पर अगर कोई तीसरी रेखा यानी जो पहली रेखा है वो इस प्रकार से गिरे कि इस रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ये जो दोनों अंतःकोण बने, ये अगर 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं, तो ये रेखाएं अनिश्चित तौर से इस तरफ बढ़ाए जाने पर आगे जाके ये मिल जाती है, अनंत से पहले मिल जाती है। ये पांचवी अभिधारणा इंपॉर्टेंट अभिधारणा है, आपको लिख के समझ के याद कर लेनी चाहिए। याद आपको अगर बार बार समझोगे, अभ्यास करोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पैनल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पैनल में हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष तथ्यात्मक बातों की जो इस प्रश्नावली में एक अपना अलग लहजा रखती है। इंपॉर्टेंट बात है ये। बात ये है कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा जो हमने पढ़ी है ना अभी, जो यानी एक रेखा दूसरी जो सीधी रेखाओं पर गिरती है, तो अगर अंतःकोण 180 डिग्री से कम है तो वो उसी दिशा में मिलती है जिस दिशा में अंतःकोणों का मान जो है, योग जो है, वो 180 से कम होता है। इसी अवधारणा के समतुल्य एक अवधारणा प्लेफेर अभिगरीता भी है। प्लेफेर अभिगरीता भी इस अवधारणा की समतुल्य अवधारणा ही है, जिसे स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन प्लेफेर ने 1729 में दिया था। यानी जॉन प्लेफेर जो कोई गणितज्ञ थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने भी एक उसी प्रकार की अवधारणा अभिगरीता दी है, जो अभिगरीता यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से मिलती जुलती है। वो क्या है देखिए, उन्होंने ऐसा बताया कि प्रत्येक रेखा L यानी L नाम की कोई भी रेखा हो सकती है L, उस पर नए स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। इस चीज को देखिए, समझिए। इस चीज में क्या दिया गया है कि प्रत्येक रेखा L, मान लीजिए कि अपनी कोई रेखा L है और उस पर नए स्थित बिंदु, यानी बहुत सारे अनंत बिंदु हो सकते हैं जो इसके ऊपर स्थित नहीं है, उस पर नए स्थित बिंदु P, जैसे मान लीजिए अपना ये बिंदु मान लेते हैं P,
के लिए एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है, यानी इस P से होकर जाने वाली तो अनंत रेखाएं हो सकती है, अनंत अनगिनत रेखाएं ऐसी हो सकती है जो इस P से होकर जाती है। एम रेखा एक एम रेखा ऐसी होती है जो P से होकर जाने वाली होकर जाती है और L के समांतर होती है, यानी एक ही रेखा ऐसी होती है एम नाम की रेखा जो P से होकर जाए और इस L रेखा के समांतर आए। ऐसी जो अभिगणित है वो प्लेफेयर महोदय जी ने, जो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जॉन प्लेफेयर, इन्होंने 1729 में दी थी। ये बात वही है जो यूक्लिड महोदय जी की 5वीं अभिधारणा है उससे मिलती जुलती है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया कि अगर कोई रेखा L नाम की कोई रेखा है और उस पर कोई भी बिंदु जो उसके ऊपर स्थित न हो, P नाम का कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए कि ये P नाम का बिंदु है, इससे अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है, यानी इस रेखाएं तो बहुत सारी खींच सकते हैं आप, इस प्रकार से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन अद्वितीय रेखा एम ऐसी रेखा होती है, कोई एम नाम की ऐसी रेखा होती है। ये L नाम की जो रेखा थी, इसमें ये P से होकर जाने वाली एम नाम की एक ऐसी रेखा होती है जो L के समांतर होती है, यानी एक ही रेखा ऐसी होती है जो दूसरी रेखा के समांतर हो सकती है। ऐसी जॉन प्लेफेयर जी ने बात बताई जो 1729 में बताई गई थी। ये इंपॉर्टेंट तथ्य था एक इस प्रश्नावली का। इसका तात्पर्य यानी इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, यानी दो जो प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा है वो दो रेखाएं एक किसी अन्य रेखा के समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर समांतर होती तो P से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा थोड़ी होती जो L के समांतर होती, बहुत सारी रेखाएं हो सकती थी, लेकिन इन्होंने एक एम रेखा ऐसी मिली जो क्या थी, L के समांतर थी। इसका परिणाम ये हुआ कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। अब देखिए, जो यूक्लिड महोदय जी ने बताया उससे हटकर अन्य गणितज्ञों ने जो अपनी उपलब्धि हासिल की वो ऐसे थी। यूक्लिड महोदय जी के बताए अनुसार अयूक्लिडीय ज्यामितियां का जो निर्माण है वो अन्य गणितज्ञों द्वारा किया गया। वो इस प्रकार से है कि एक गोले और उसके केंद्र से होकर जाने वाले तलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वृत्तों को गोलाकार ज्यामिति या अयूक्लिडीय ज्यामिति, गोलाकार ज्यामिति या अयूक्लिडीय ज्यामिति होगी, क्योंकि ये यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का विरोध करती है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कोई गोलाकार बंधा करती है इसे, उससे होकर जाने वाली उसके केंद्र, ऐसे मान लीजिए कोई केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली होनी चाहिए और तल को प्रतिच्छेदित करने वाली होनी चाहिए। वो एक वृत्ताकार गोलाकार ज्यामितियां होती है, वो ज्यामितियां अयूक्लिडीय ज्यामिति होती है। जैसे आप इस बात को पृथ्वी के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, यानी अपनी पृथ्वी पर जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां हैं वो इस परिभाषा को समझाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। और अक्षांशीय और जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो इस प्रकार से ही है कि एक गोले के केंद्र से होकर जाती है और तलों को प्रतिच्छेदित करती है, वो अयूक्लिडीय ज्यामितियां होती है। इस प्रकार की जो बात है वो यूक्लिड महोदय जी ने नहीं बताई थी, बाकी सारी बातें यूक्लिड महोदय जी ने बता दी थी। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली को पढ़ चुके हैं पूरा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको जरूर समझ में आएगी। चैनल पर आपको अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने इस वीडियो को क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास एंड फाइनली if you really like this video, please help me to grow my channel as well. Just like and share the video to your friend and family and press bell icon after subscribe my channel. Thank you so much watching this complete class video. Thank you.